Everyone, I'm Srishal and welcome to the conversation. Our guest for today comes from a very small village in Solapur who didn't know what badminton was till the age of 12. He was excited to come to Mumbai not because he loved the sport but to see what the city of dreams felt like. He started professional coaching at the age of 14 and in the next 6 years, with his relentless hard work, went on to represent the country in the Syed Modi Grand Prix Gold. His story is not less than a fairy tale. I'm talking about none other than Purushottam Avte. Hello, Purushottam. Hi, good evening. Good Good evening. evening. How are you? Yes, fine. कैसा चल रहा है सब? मस्त मस्त बहुत अच्छा चल रहा आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है? है। लॉकडाउन तो मतलब इतना इतना तो इफेक्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ आनंद सिटी में, तो यहाँ पे कोरोना के इतना केसेस मतलब आए ही नहीं। जो पहले दिनों में आए थे उसके बाद तो काफी दिनों से कोई केस नहीं है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही ग्रीन जोन में रहा है। तो आपका यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं मतलब नहीं हुआ। आप लकी हो, आपको एटलीस्ट खेलने तो मिल रहा है. हाँ, खेलना तो चालू है। सो ये लॉकडाउन में कुछ नए हॉबीज बना बना पाए हो आप? नए हॉबीज तो नहीं बना पाए, लेकिन आपने तो बना लिए। हो रहा है. गोइंग ऑन लेट्स सी कब तक ये हॉबी मैं Yes, फॉलो कर पा रहा हूँ. yes, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। Anyways, थैंक यू. मैं हर कन्वर्सेशन अटेंड करता हूँ तुम्हारा। थैंक यू. मजा थैंक आता यू. है। सो पूछो तब हमें आपके चाइल्डहुड में ले चलो. कैसा था आपका चाइल्डहुड? हाउ वाज इट ग्रोइंग इन अ स्मॉल प्लेस? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग था। अ, जैसे बचपन में तो मेरे मम्मी पापा मेरा खुद का गांव छोड़ के किसी और गांव में आए थे। जो सांगली मेरा मेन गांव तो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेरे मम्मी पापा 1972 में जो अकाल आया था उसके वजह से सांगली डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए थे। एक छोटा सा गांव था कुंडल नाम का। वहाँ पे लोगों ने मतलब एक फॉरेस्ट इलाका था, तो उसको अ, उसके पेड़ काट के वहाँ पे उन्होंने झोपड़पट्टियां बना दी थी गांव के बाहर के एरिया में। तो बचपन तो वही चला गया, जो ओके. फॉरेस्ट का इलाका था। तो जब भी हम स्कूल वगैरह जाते थे तो स्कूल में पूछा जाता था कि कहाँ रहते हो, तो हम लोग तो बड़े शान से कहते थे कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट में रहते हैं। तो सब लोग हंसते थे हम पे कि जंगल से आता है ऐसे ऐसे करके। ओके. तो ओके. सो बस फिर वही वही बचपन गया फॉरेस्ट में, उन एक छोटे से गांव में, बहुत छोटा गांव जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं था। क्या नाम है आपके गांव का? मेरे गांव का नाम है जहाँ मेरा जन्म हुआ वो गांव का नाम है कुंडल, कुंडल नाम है। ओके. सो फिर पुरुषोत्तम, इतना छोटा गांव था, फिर बैडमिंटन कहाँ से आया आपके लाइफ में? एक्चुअली बैडमिंटन गांव से बैडमिंटन तक का सफर बहुत लंबा है। उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। जो एक क्रीड़ा प्रबोधिनी करके स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उससे जुड़ी है। ओके. अ, ये अ, ये जो क्रीड़ा प्रबोधिनी है उसका सिलेक्शन स्कूल से होता है। हर स्कूल से स्कूल्स के जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनको इसके सिलेक्शन के बारे में पता होता है। काफी टीचर्स उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और काफी नहीं भी लेते, क्योंकि उसके पीछे बच्चों के पीछे मेहनत भी करना पड़ता है उसके सिलेक्शन के लिए। तो जब मैं मेरा प्राइमरी एजुकेशन खत्म करके जब मैं हाई स्कूल में गया था, तो वहाँ के जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। तो वो काफी जोशीले थे, तो उनका टारगेट यही होता था कि हर साल 2 से 3 बच्चे स्कूल के इस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में चले जाए। बस वहाँ पे वो सर हमारी तैयारी करके लेते थे। उस जो एक उसका टेस्ट जो होता था हॉस्टल का, वो एक सेम सिमिलर पुलिस भर्ती जैसा ही होता था। इसमें सारे इवेंट्स होते थे, लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग जंप, बॉल थ्रोइंग, फ्लेक्सिबिलिटी, 800 मीटर रन, 30 मीटर रन। तो उसका सारे इवेंट्स का प्रैक्टिस सर हमारा स्कूल्स में लेते थे। ओके. तो फिर उसका फिर आपको कैसे पता चला ये जो क्रीड़ा प्रबोधिनी स्कीम होता है और उसके बाद आप सिलेक्शन के लिए कैसे गए? हाँ, जब स्कूल में एक्चुअली स्कूल का जो
जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग होता था स्कूल का, वो एक रास्ता, स्कूल के बाहर जो रास्ता था वो थोड़ा ऐसा थोड़ा स्ट्रेट और फिर थोड़ा टर्न था। तो जब भी बच्चे जब हमारा रनिंग शुरू हो जाता था तो सर तो हमको नहीं देख पाते थे, लेकिन हम लोग वो रास्ते पे भागते थे, तो हमारे साथ में जो बच्चे होते थे तो वो वहां पे टर्न पे जो पेड़ पौधे होते थे उसमें जाके छिप जाते थे। और मैं और मेरा एक दोस्त था, जो ये हम दो ही लोग थे जो वहां पे लाइन टच करके रिटर्न आते थे। तो जब हम वहां पे टच करके रिटर्न आते देखते देखते ही बाकी बच्चे जो छुपे हुए हैं वो वहां से निकल जाते थे। तो वो फर्स्ट फिनिश करते थे। सर को ऐसे लगता था कि ये दो बच्चे हैं वो सबसे लेट आते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब सिलेक्शन का ट्रायल्स था तो वहाँ पे 400 मीटर का गोल गोल ग्राउंड था, तो वहाँ पे तो कोई छुपने लायक जगह नहीं थी। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा सिलेक्शन हो गया, बाकी सब बच्चे भाग ही नहीं पाए। तो वहाँ से स्टेट्स के लिए सिलेक्शन हो गया। स्टेट्स में तो स्टेट्स का सिलेक्शन ट्रायल्स पुणे में था। ओके। पुणे का जो पुणे का जो ग्राउंड था वो देख के ही हमने हमने डिसाइड किया था कि इसमें सिलेक्ट होना ही होना है, क्रीड़ा प्रबोधिनी में। क्यों तो ऐसे? क्योंकि पढ़ाई तो पसंद था, पढ़ाई तो पसंद है, लेकिन स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि था। बचपन से ही छोटा था तभी से मैं बड़े बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता था, और बड़े अच्छा खेलने की वजह से बड़े बच्चे भी मुझे काफी रिस्पेक्ट देते थे। तो बस वही था कि स्पोर्ट्स में ही जाना है। पढ़ाई पढ़ाई में था होशियार, लेकिन मुझे तो स्पोर्ट्स ही करना था बचपन से। ओके। फिर वहां पे पुणे में आके आगे क्या हुआ? पुणे में एक्चुअली मेरा जो टेस्ट था उसमें मुझे लास्ट में पास होने के लिए 800 मीटर का जो इवेंट है उसको मुझे 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करना था, जब मैं 12 साल का था। तो मैंने वो जो 800 मीटर का जो इवेंट था वो 2 मिनट 40 सेकेंड्स और 0.0 माइक्रो सेकेंड्स में पूरा किया था। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। एक्चुअली वो जो सिंथेटिक ट्रैक था पुणे के स्टेडियम का, वो मतलब पैर में चुभता नहीं था। जब हम ग्राउंड में वगैरह भागते थे गाँव में तो बिना शूज बेयरफुट भागते थे, तो उसमें जो पत्थर है वो पैर में बहुत चुभते थे। लेकिन जब हम सिंथेटिक ट्रैक पे भागे तो रबर का जो कुशन था उस पे भागने को मजा भी आ गया, और हम लोग उस टाइम में आ भी सके। तो वहां से हमारा मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म तो हो गया था कि मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैं मतलब फिर 1 महीना जैसे हमको लेटर का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद फिर कंफर्म हो गया कि मतलब सिलेक्शन हो गया है। तो वो दिन। हम्म, फिर यहाँ से बैडमिंटन में कैसे आए? हाँ, तो जब उस हॉस्टल में जब सिलेक्शन हो जाता है, उस हॉस्टल में जब सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए भेजा जाता है। मतलब उसके महाराष्ट्र में 11 सेंटर्स है क्रीड़ा प्रबोधिनी के। तो हर कोई एक सेंटर में फिजिकल फिटनेस के लिए बच्चों को भेजा जाता है। मतलब ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में 4-5 हजार बच्चों में से जो 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हुए होते हैं उनको भी और फिटनेस की जरूरत होती है। तो वैसे हम मुझे अकोला में, जो नागपुर के पास अकोला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भेजा गया था फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पे ट्रेनिंग तो हम छोटे थे, हम हमारे ट्रेनिंग तो एथलेटिक्स के बच्चों के साथ होती थी जो मैराथन रनर वगैरह है। तो वो तो एकदम घोड़े जैसा दौड़ते थे, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन हमको भी उनके पीछे पीछे भागना पड़ता था, भले गला सूखे कुछ भी हो जाए, मुंह में नमक नमक जैसा फील होता था, लेकिन फिर भी रुक नहीं सकते थे। क्योंकि अ, जब सर भगाने के लिए लेके जाते थे सुबह या शाम को, जो पूरा जंगल का रास्ता था, तो सर एक बार जंगल के बीच में जाके छोड़ देते थे और फिर बोलते थे बाहर बाहर मतलब अंधेरा होने से पहले बाहर आना पड़ेगा ऐसे। तो कोई और ऑप्शन नहीं होता था भागने के अलावा। फिर तो उसके बाद का जर्नी कैसा रहा? वहाँ पे 1 साल का फिजिकल फिटनेस होने के बाद हमको पुणे में लाया गया जहाँ पे मेन सेंटर है, और फिर पूरे साल का फिटनेस के हिसाब से उन्होंने मतलब 10 बच्चों को अलग अलग गेम्स दे दिए। तो मुझे पहले तो डाइविंग मिला था, डाइविंग गेम मिला था। लेकिन दूसरे दिन जब थाने से बैडमिंटन के कोच आए और उन्होंने हमारे बैडमिंटन के टेस्ट लिए, तो फिर मुझे बैडमिंटन भी एडवाइस किया गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो डाइविंग और बैडमिंटन। लेकिन बचपन से सपना था कि मुंबई में जाना है, मुंबई सिटी देखना है।
जब छोटा था तभी भी फोर्थ क्लास में था, तो ज्योग्राफी में जो समुद्र देख के मैं बोलता था कि मुझे समुद्र देखना है, वो जो मुंबई के पास में है। तो वही बस कि मुंबई देखना था, तो मैंने डाइविंग को कैंसिल करके बैडमिंटन को चूज किया। सो पुरुषोत्तम, हम दोनों बहुत साल साथ में खेले, तो मुझे ये आपने बताया था कि आपका जब प्रबोधिनी में हुआ, उसके साथ-साथ तुम्हारा नवोदय स्कूल में भी हुआ था सिलेक्शन। हाँ। तो तुम्हें एक चॉइस मेक करना था, आइदर इट वाज़ एजुकेशन और इट वाज़ स्पोर्ट। सो वो चॉइस कितना डिफिकल्ट था? एक्चुअली दोनों दोनों का जो नवोदय स्कूल का भी एग्जाम और क्रीड़ा प्रबोधिनी का भी एग्जाम एक ही साथ हुआ था। तो मुझे नवोदय में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं नवोदय में ना जाऊं और मतलब क्रीड़ा प्रबोधिनी में चले जाऊं। खेलने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने नवोदय को अवॉइड किया और स्पोर्ट्स को चूज किया। ओके। ये डिसीजन पुरुषोत्तम मम्मी-पापा ने कैसा लिया आपके? बिकॉज़ आप बहुत छोटे शहर से आते हो, जहाँ पे एजुकेशन को शायद ज़्यादा एक प्रायोरिटी दिया जाता है, ओवर स्पोर्ट्स। नहीं, उस इस डिसीजन में मम्मी-पापा का तो कोई हाथ नहीं था, क्योंकि मेरे से पहले भी 4-5 बच्चे मेरे गाँव के, मेरे स्कूल के इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में सिलेक्ट हो गए थे, और जो नेशनल मेडलिस्ट वगैरह थे साइकिलिंग में, जूडो में, हर गेम्स में, तो उनका करियर सेट हो गया था। तो मेरी मम्मी तो वो यही चाहते थे कि अ, भले स्पोर्ट्स में भी चला जाए, लेकिन इसका करियर हो जाएगा वहाँ पे स्पोर्ट्स में। हुँ, ओके। सो पुरुषोत्तम, जब अकोला के बाद आप पुणे आए, वहाँ पे आपका जो ट्रायल्स हुआ, आप सिलेक्ट हुए बैडमिंटन में, वहाँ से आप फिर आए थाने। थाने मतलब उस जगह पे आप आए जहाँ पे इतने सालों का एक हिस्ट्री है बैडमिंटन का, यस। और सडनली उस जगह से जब आपने कभी एक कोर्ट नहीं देखा, वहाँ से उस जगह पे आना जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके सामने खेल रहे हैं, 5 कोर्ट का हॉल है, वो देख के आपको कैसा लगा? वो तो भले हॉल था, लेकिन हॉल के अंदर भी एक दिन जैसा था, क्योंकि उसका जो लाइट्स का जो रोशनी था, तो वो हॉल के हर कोने में एकदम इक्वली जाता था। मतलब अतः पता भी नहीं चलता था कि ये हॉल है। ऐसा लगता था ये दिन मतलब खुला है, और ये अभी दिन में हम लोग खड़े हैं। तो काफी हम लोग मतलब अच्छा लगा था बैडमिंटन हॉल को देख के। फिर जब हम प्लेयर्स को देखे खेलते हुए, उसके पहले हमने बैडमिंटन नहीं खेला था ना, ना कि सिर्फ मतलब कभी बैडमिंटन का रैकेट भी नहीं पकड़ा था हाथ में, तो हमको उस चीज का फील मतलब बैडमिंटन का फील नहीं था। बस हमको बैडमिंटन गेम मिला था इतना दिमाग में था। और उसके पहले जब बैडमिंटन गेम मिला था, तो हम लोग बच्चे बच्चे मिलके कागज के गोले बना के चप्पल से खेलते थे। तो लेकिन रैकेट से खेलने का फील उसके पहले नहीं था। तो जब हम एकेडमी में आए, तो वहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम तो बस देखते थे उनको कैसे खेल रहे। तो जब वो मिस्टेक्स वगैरह करते थे, तो सोचते थे मन में कि अरे यार ये क्या खेल रहा है, मैं होता तो ऐसे मारता ऐसे मारता। लेकिन जब एक 6 महीने बाद हमको दर्जन में एक रैकेट मिल गया, और उन्होंने पहली बार मारने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि कितना डिफिकल्ट है कांटेक्ट होना। क्योंकि जब गांव के बच्चे तो ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट से थोड़ा ना थोड़ा नाता होता है ही। जैसे फुटबॉल हो गया, गांव में बच्चे तो लात तो किसको भी मारते, पत्थर को मारते, चप्पल को मारते, स्कूल में तो सब खेलते रहते, चप्पल के साथ भी फुटबॉल खेलते रहते, क्रिकेट तो गांव में खेलते हैं। बाकी सारे गेम्स से थोड़ा ना थोड़ा ताल्लुक होता ही है, लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा गेम था जिसमें एकदम अलग था। मतलब ऊपर से कोई चीज उड़ के आ रही है और उसको तुमको मारना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया शुरुआत के दिनों में। फिर वहाँ से आपका ट्रेनिंग कैसा हुआ? हम्म, वहां से एक्चुअली 1 साल तक तो हमको गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट नहीं दिए थे, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव भी थे। और बैडमिंटन जो हमारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जो बैडमिंटन शुरू हुआ था, वो उसका पहला बैच हम ही लोग थे। ओके, तो काफी सारा मतलब सामान या स्पोर्ट्स के जो भी चीजें हैं, वो आने में काफी लेट हो गया था। तो हम लोग का शुरुआत के दिनों में बेयर फुट ही फुटवर्क ट्रेनिंग करते थे, रैकेट तो नहीं होता था। तो बेयर फुटवर्क ट्रेनिंग करते थे। और फिर फुटवर्क ट्रेनिंग होने के बाद बस बैठ के सीनियर्स के गेम्स देखते थे। जब हमको सारा स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट मिल गया, उसके बाद का जो शेड्यूल था, वो सुबह 5:30 से 7:30, फिर 9:30 से
1 o'clock तक होता था। कभी कभी रात को 10 से 11 भी फिजिकल ट्रेनिंग होता था। सो पुरुषोत्तम, जब तुमने जॉइन किया, तुमने कहा कि पहले कुछ साल आपके पास रैकेट भी नहीं थी, और मतलब आप जो कोर्ट में खेल रहे थे उसके बगल में ही जो प्लेयर्स थे शायद उनके पास उस समय के वन ऑफ द बेस्ट रैकेट्स और वन ऑफ द बेस्ट शूज हो। तो कभी ऐसा कुछ एक फील हुआ कि मे बी शायद हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, या उस पॉइंट पे नहीं थे, तो हम मे बी इनको मैच कर पाएंगे या नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसे कभी नहीं लगा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि वो उतनी अच्छी चीज हमारे हाथ में आई ही नहीं थी, तो हमको पता ही नहीं था कि वो उस चीज से मारने से इतना इफेक्टिवली जाता है, और हमारे हाथ में जो है उससे कोई फर्क ही नहीं था। पहले पहले तो कुछ फर्क ही नहीं पता चलता था। तो शुरुआत के दिनों में तो जब हमें डबल पीस रैकेट मिले थे तो हम लोग हाथ से गटिंग भी करते थे, और ग्रिप जब गंदी हो जाती थी, एक साइड से गंदी हो जाए ग्रिप, तो उसको फिर पलटी करके दूसरे साइड से लगाते थे। फिर बैडमिंटन हॉल में जो मेंबर्स होते थे वो ग्रिप निकाल के डस्टबिन में फेंकते थे, उसको हम उठा के फिर अपने रैकेट पे चढ़ाते थे, ग्रिप को धो के फिर चढ़ाते थे। और एक बार तो मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त, हम लोग हॉस्टल पे बैठ के वो हाथ से कटिंग कर रहे थे, तो ज्यादा खींचा गया, डबल पीस रैकेट था, ज्यादा खींचा गया तो उसका शेप बदल गया रैकेट का। ओके। तो उसको उसको ऐसा लगा कि इसके ऊपर कोई वजनदार चीज रखने से या घुमाने से वो रैकेट सीधा हो जाएगा, तो क्रिकेट का पिच जो होता है, वो उसका जो रोलर होता है, उसने वो रोलर उसके ऊपर घुमाया था, तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। ओके। सो फिर पुरुषोत्तम, ट्रेनिंग कैसे आगे बढ़ती गई फिर? जैसे आप फुटवर्क करते थे इनिशियली, तो कितना देर आपने फुटवर्क किया, कितने दिन फुटवर्क किया, फिर आगे का प्रोसेस कैसा रहा? हाँ, हम लोग 1 साल तक तो सिर्फ फुटवर्क ही किए। रैकेट नहीं था इसलिए हम हमारे पास कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो हम लोग 1 साल तक फुटवर्क ही किए। तो 1 साल फुटवर्क की वजह से हमारा फुटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया था, काफी स्ट्रांग हो गया था। तो उसके बाद जब हमें रैकेट मिल गए तो बस शटल से कांटेक्ट होना बाकी था। तो जब कांटेक्ट भी जल्दी आ गया तो गेम में काफी इंप्रूवमेंट हो गई, क्योंकि फुटवर्क इतना स्ट्रांग था कि हम शटल के पास आराम से पहुंच जाते थे। और गांव के होने की वजह से फिट भी बहुत थे, थकते भी बहुत कम थे, स्पीड भी बहुत ज्यादा था, और फिर फुटवर्क भी आ गया था। तो जब हमें रैकेट मिल गया तो गेम काफी जल्दी इंप्रूव हो गया। बाकी जो बच्चे हमसे पहले 3-4 साल से खेल रहे थे एकेडमी में, उनको भी हम लोग हराने लग गए थे 2 साल, 2-3 साल। सो पुरुषोत्तम, एक चीज मेरे मन में आती है अभी कि आप जब ये सब प्रोसेस तुमने स्टार्ट किया तब तुम सिर्फ 12 साल के थे। तो दिस इज अ वेरी वेरी यंग एज फॉर एनीवन टू लीव अ प्लेस एंड कम टू अ वेरी एलियन एनवायरनमेंट। सो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारे लिए? डर लगता था, मतलब घर से दूर हो पहली बार और एकदम अलग ही शहर? हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत तो शुरुआत के दिनों में लगता था, लेकिन मन में ये भी था कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। घर के बारे में सोचूंगा और इमोशनली होके मैं घर चला जाऊंगा, तो मेरा पूरा वहां पे कोई करियर नहीं होने वाला था। और मेरे घर वाले भी जानते थे कि हम लोग इसको ज्यादा दिन तक तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो भी यही चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहूँ और वहाँ पे एक अच्छा मेरा करियर बनाऊं। तो जब मुंबई में आए थे तो काफी डिफरेंट था, क्योंकि हम लोग गरीब घर से थे, तो सबसे मतलब मैच करना तो काफी डिफिकल्ट पड़ता था। हमारे पास ना तो कोई अच्छे कपड़े होते थे, सारे कपड़े कहीं ना कहीं फटे हुए होते थे, तो कहीं से कहीं सिले, मतलब हर कपड़े पे सिलाई दिख जाती थी, हाथ से जो सिलाई की होती है। तो कई बार तो हमने, मतलब हमारे जो सीनियर लड़कियां थी उनके भी कपड़े पहने, जैसे जुई दीदी वगैरह हो गई, वो उनके जो टी शर्ट वगैरह होते थे वो बड़े हम शान से पहनते थे, शूज, टी शर्ट। सो ट्रेनिंग स्टार्ट होने के फिर जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते गए, तो कितने समय के बाद आपने आपका पहला टूर्नामेंट खेला, और उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज याद है आपको? हाँ, टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट जो होते हैं वो तो हम लोग 2-3 साल, मतलब जब रैकेट्स वगैरह आ गए थे हमारे पास तो हमने खेलना शुरू कर दिया था। जो पहला टूर्नामेंट था वो इंटर स्कूल था, जो 2 साल के बाद हम लोग खेल रहे थे। इंटर स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था। तो उस टाइम हमारे पास हेड के रैकेट थे, जो उसका शाफ्ट, जो रैकेट का जो शाफ्ट होता है वो काफी मोटा होता था। तो वो रैकेट कितना भी पटकने से टूटता ही नहीं था, काफी स्ट्रॉन्ग रैकेट था वो।
और हमारे टूर्नामेंट के टाइम जो डबल्स का मैच था, उस मैच में हमारे हॉस्टल का एक लड़का था, तो उसने वो जंप लेके जंप स्मैश मारने की कोशिश की थी। हालांकि तब नहीं आता था जंप स्मैश, लेकिन वो कोशिश कर रहा था जंप मार के मारने की। तो उसने जंप की और जोर से स्विंग किया, तो रैकेट उसके पैर में पटक गया। तो उसने जब रैकेट ऊपर उठाया तो वो रैकेट पूरा बेंड हो गया था, पूरा बेंड हो गया, तो सारा पब्लिक उसको देख के हंस रहा था। वो हमारा पहला टूर्नामेंट था जो 2 साल बाद हमने खेला था, इंटर स्कूल का डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट। ओके, ओके। फिर पुरुषोत्तम वहां से एज अ नॉट एज अ बेसिक प्लेयर बट एज अ एडवांस प्लेयर वहां से जर्नी कैसी रही, फिर कैसे आगे के टूर्नामेंट्स आप प्लान करते गए अपने लिए? एक्चुअली टूर्नामेंट्स खेलने के लिए गवर्नमेंट इतना एक्सपेंस या फिर खर्चा नहीं देता था गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे हॉस्टल का रूल ऐसा था, सारे सारे स्पोर्ट्स के लिए वो रूल है कि इवन सारे स्पोर्ट्स में जब तुम्हें आगे के लेवल पे खेलना है, जैसे तुमको स्टेट्स लेवल पे खेलना है या नेशनल लेवल पे खेलना है, तो जो टीम होती है वो एसोसिएशन की तरफ से जाती है, तो उनका सारा खर्चा एसोसिएशन करता है। एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, सारी चीजों में। लेकिन बैडमिंटन में ऐसा नहीं है। बैडमिंटन में अगर तुमको स्टेट्स में रैंकिंग बनानी है, तो तुमको सारी स्टेट रैंकिंग की टूर्नामेंट्स खुद के खर्चे से खेलनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट इस चीज से मतलब गवर्नमेंट नहीं नहीं मान रहा था। मतलब वो उनका मानना यही था कि तुम इंटर स्कूल के स्टेट या कोई टूर्नामेंट खेलो और एसोसिएशन से आगे के टूर्नामेंट्स खेलने चले जाओ। तो फिर उस टाइम पे हमारे जो थाना एकेडमी के जो हेड कोच थे, वार्ड सर वगैरह, उन्होंने काफी हेल्प की, हमारी काफी हेल्प की टूर्नामेंट्स के लिए। लेकिन एक जब इंटर स्कूल का स्टेट टूर्नामेंट था 2012 में, वो नागपुर में लातूर में हुआ था। तो उस टूर्नामेंट्स में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्टेट्स में। तो ओके, उसके वजह से और उसी टूर्नामेंट के जो इंडिविजुअल्स के सिलेक्शन ट्रायल्स थे स्टेट टीम के, तो उसमें एक्चुअली जो पहले 4 प्लेयर्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, जैसे श्लोक, अभिषेक कुलकर्णी और कौशल धर्ममेर, अमय अमय पवार। और फिफ्थ फिफ्थ प्लेयर का जो सिलेक्शन ट्रायल्स था, उसमें मैं और पुणे का अमय टिल्लू, नागपुर का मनन गोयनका और सत्यजीत जगनन जैसे प्लेयर्स थे जो काफी टाइम से बैडमिंटन खेल रहे थे। तो उसमें भी मैं लास्ट मैच एकदम 29-30 से एमआई टिल्लू से हार गया था। तो वो वो सारा परफॉर्मेंस देख के वारसर ने वारसर की नजर में आ गया, तो वारसर ने हम पे ध्यान देना शुरू किया। मतलब पहले तो देते ही थे, लेकिन उस टाइम से वारसर को भी ऐसा लगा कि ये बच्चे और भी कुछ कर सकते हैं। ओके। सो पुरुषोत्तम 2012 में, आई थिंक 2012 में आपने आपका पहला इंटरनेशनल खेला, व्हिच वाज सुशांत चिप्पलकट्टी टूर्नामेंट। सो वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपने स्टार्ट किया उसके 6 साल के बाद ही आपने इंटरनेशनल खेला। सो वो एक पूरा जर्नी हमें बताइए। उसके पहले मैंने मेरा पहला ऑल इंडिया खेला था। अंडर 19 का मेरा लास्ट ईयर था और मैंने मेरा पहला ऑल इंडिया खेला था जो कोचिंग में हुआ था। और उस टूर्नामेंट में जब मैं हम खेलने गए थे, तो हमको तो कोई नहीं जानता था, और हम लोग भी मेरे हॉस्टल के 2 लड़के और मैं, ऐसा हम लोग 3 लोग गए थे। मतलब हम हमारे साथ भी मतलब इवन थाने के भी कोई प्लेयर्स नहीं थे, उनका कुछ अलग ग्रुप था थाने के प्लेयर्स का भी। तो हम लोग तीनों आपस में रहते थे। हम लोग ना कोई प्लेयर्स को जानते थे, ना हमको कोई बताने वाला था कि ये टॉप सीड है या फर्स्ट सीड है, हमें कुछ नहीं समझता था इतना। हम तो बस खेलने गए थे। तो मेरा जो सेकंड राउंड था, वो दिल्ली का स्टेट चैंपियन था और गोपीचंद हैदराबाद की एकेडमी में वो प्रैक्टिस करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। इवन मैं गोपीचंद एकेडमी भी नहीं जानता था तब। तो मैं तो उससे फर्स्ट सेट जीत गया, और सेकंड सेट में काफी भीड़ जमा हो गई उनके एकेडमी की। तो मैं थोड़ा डर गया, और मेरे एकेडमी का एक प्लेयर आया और उसने मेरे को बताया कि अरे तो उसको हराने लग गया है, वो गोपीचंद एकेडमी का प्लेयर है, दिल्ली का स्टेट चैंपियन है। तो मैं डर गया। तब स्कोर 18-20 जैसा था, 18 जैसा था। तो वहां पे मैंने 2 नेट कॉर्ड स्मैश मारे थे, और उसके बाद मैं वो मैच जीत गया था उससे। तो वो मैं उसकी वजह से मेरा क्वालिफाइंग ड्रॉ खाली हो गया, और मैं क्वालिफाई होकर थर्ड राउंड खेला था, मेन ड्रॉ थर्ड राउंड। तो उसके काफी पॉइंट्स मुझे मिल गए थे। वो मेन ड्रॉ के 3 राउंड के काफी पॉइंट्स मिल गए, तो उसी के बेस पे थाने के हमारे जो कोच थे, उन्होंने ट्रिपल के टी इंटरनेशनल के लिए एंट्री भेजा था। तो वो एंट्री एक्सेप्ट हो गई। तो उस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी
उसका भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। उस टूर्नामेंट के लिए जब गए थे तो मेरे पास इंडिया प्रिंटेड टी शर्ट नहीं थे, तो उस टाइम बारिश का भी टाइम था। तो जब प्रिंट वाले को दिया था प्रिंट करने के लिए, तो उसने बोला कि बारिश का टाइम है, सूखेगा नहीं ऐसे। तो मैंने मेरे थाने का जो प्लेयर था अभिषेक करने का, तो उसको बोला था कि तू तू लेके आना करके पीछे, लेकिन वो मेन ड्रॉ में था और मैं क्वालिफाइंग में था। तो मेरे पास तब कोई टी शर्ट नहीं था, तो मैंने खुद ही वाटर मतलब जो कलर होते हैं, वाटर कलर होते हैं, उससे मैंने मेरे टी शर्ट पे आउट इंडिया करके लिखा था। क्योंकि उस टूर्नामेंट में अगर इंडिया ब्रांडेड टी शर्ट ना हो तो $200 का फाइन था। तो उसी डर से मैं पूरा पुणे घूमा था वो वाटर कलर के लिए। और बाद में मैंने वो मेरे टी शर्ट पे मैंने पेंट किया था मेरा नाम। वो टी शर्ट अभी मेरे पास है। उसको मैं एक बार और एक बार पहनूं तो वो पसीने से भीग के पूरा कलर निकल जाए। उसको पहनता नहीं हूँ। ओके। सो पुरुषोत्तम, जब तुमने इतने टूर्नामेंट्स खेले, इंटरनेशनल भी खेला, और बैडमिंटन में तो हर साल ऑलमोस्ट 11-12 टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, तो इस सब का एक्सपेंस करना भी बहुत मुश्किल होता होगा, तो वो तुमने कैसे मैनेज किया? हम्म, वार सर तो वैसे हमको जो हमारे हेड कोच थे वो तो हमको हेल्प करते ही थे, लेकिन हमको भी बार बार उनके पास पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसके लिए वही रास्ता था कि पार्ट टाइम कोचिंग करो इवनिंग के टाइम पे। तो फिर मैंने पार्ट टाइम कोचिंग शुरू किया, तो वहां से काफी पैसा मतलब टूर्नामेंट खेलने लायक पैसा मुझे वहां से मिलता था। वही उसी में से एक्सपेंस निकलता था। फिर थोड़े दिनों बाद आरसीएफ करके कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, वहाँ पे मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर सिलेक्ट हो गया। तो वो काफी हेल्प हो गया क्योंकि उनका मंथली स्टाइपेंड मिलता था 7,000 8,000 जैसे। और ईयरली वो 70 80,000 जैसे रुपीज का वो पूरा बैडमिंटन का किट भी मिलता था, जिसमें सारे रैकेट शूज वगैरह सब सारे लेटेस्ट बैडमिंटन के इक्विपमेंट होते थे, जो बाकी बच्चों के पास भी नहीं होते थे। वो सारी चीजें हमारे पास मेरे पास होती थी। So from the point where you had nothing to the point when you had all the latest stuffs. हाँ, मेरे पास काफी रैकेट्स और तो थाने से भी थाना एकेडमी में थाना एकेडमी से भी टी शर्ट्स रैकेट्स वगैरह बाहर सर देते ही थे, लेकिन फिर आरसीएफ से भी मिलने लग गया, तो मेरे पास काफी रैकेट्स और टी शर्ट्स वगैरह हो गए थे। जो भी बच्चा मांगता था मैं उसको दे डॉर्मेट्री में मेरे। बट पुरुषोत्तम, तुमने बोला कि तुम फिर पार्ट टाइम कोचिंग करते थे, बट मुझे याद है कि हम दोनों साथ में खेले। हमारा शेड्यूल मॉर्निंग 2 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग होता था, फिर आप हम्म, कॉलेज जाते थे, फिर हमारा प्लेइंग सेशन ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का होता था, और फिर उसके बाद वापस रात में एक सेशन होता था अपना 2-3 घंटे का। तो उसके बीच में कोचिंग करना, वो कितना फिजिकली कितना डिमांडिंग होता था? हाँ, थकान बहुत होती थी, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर मैं कोचिंग ना करता तो मैं टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाता। मेरे पास पैसे भी नहीं होते और मैं टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाता। तो मेरे पास कोचिंग की ऑप्शन था। तो उसमें मुझे कोई मतलब पीछे हटने की कोई बात ही नहीं थी। थक तो जाता था, लेकिन करना भी जरूरी था। पुरुषोत्तम, लुकिंग बैक, तुम्हें कौन-सी ऐसी चीज़ें लगती है कि जो तुम बोल सकते हो कि हाँ, ये टर्निंग पॉइंट थी मेरे करियर में? एक तो वही जो ऑल इंडिया में क्वालिफाई हो गया और प्री क्वार्टर खेला ऑल इंडिया में, वो मेरा एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं एकदम प्रोफेशनली सबकी नज़र में आ गया था। और फिर तो आरसीएफ में सिलेक्शन होना, वहाँ पे मुझे काफ़ी सीनियर प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने मिलता था। प्रसाद चटर्जी हो गए, अभिनव सावंत, अभिषेक कुलकर्णी। तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला आरसीएफ से। फिर पुरुषोत्तम, एक पॉइंट आया जब खेल तो रहे थे आप, बट साइमल्टेनियसली आप जॉब भी ढूँढने लगे अपने लिए। तो हाँ, वो माइंडसेट क्यों हुआ कि मुझे जॉब भी करना है? अ, 2013 में मैं अ, एक मुंबई में जो मोतीराम कप का टूर्नामेंट होता है, उसमें मैं रेल हम आरसीएफ वर्सेस रेलवेज का जो फाइनल्स था, उस टूर्नामेंट में मैं मैच खेला था और उसमें मैं गिर गया था। वहां से मुझे इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद जो ऑल इंडिया हुआ उसमें मैं पूरी तरह से मतलब एकदम बेड पे आ गया। पहले तो इंजरी थी, लेकिन मैं वैसे ही उसको अवॉइड करके पेन किलर खा के खेलता था। लेकिन उस ऑल इंडिया में
ज़्यादा बढ़ गई तो मैं मैच भी नहीं खेल पाया। तो उसके बाद मुझे इंजरी हुई, फिर सर्जरी हुई, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद फिर से ना खेल पाऊँ, तो मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि पीछे कोई बैकअप नहीं था। मम्मी-पापा तो गाँव में थे, तो कोचिंग के ऊपर इतना डिपेंड नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो इस उस टाइम जो वेस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसी निकली थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन हमारी जो स्पोर्ट्स ऑफिसर थी, उसने मुझे देख लिया था, मैं थोड़ा-सा लंगड़ रहा था। तो उसने मुझे बुलाया और पूछा क्या हुआ है? तो मैंने भी प्यार से बता दिया कि मैम, सच-सच बता दिया। मैम ऐसा-ऐसा इंजरी है, और तो मैम तो समझ गई, वो तो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्सपीरियंस वाली थी, तो उसने सीधा बोल दिया कि अ, तुझे मैं सिलेक्ट करके क्या करूँ? मुझे 2 महीने बाद फिर ऑल इंडिया रेलवेज़ का टूर्नामेंट है, तो मुझे अभी करंट प्लेयर चाहिए, तो मैं तुझे सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो उसके बाद मैं थाने स्टेशन पे आया और बहुत रोया स्टेशन पे बैठ के, मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में वार्ड सर ने, जो मुंबई के जो बड़े डॉक्टर है आनंद जोशी करके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके मेरी सर्जरी करवाई, और फिर मैं फिट हो गया। फिर वही टारगेट था कि जॉब जॉब लेना ही है कुछ भी करके। तो उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी निकली, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया रेलवे की टीम, वेस्टर्न रेलवे की टीम। फिर पुरुषोत्तम उसके बाद का जर्नी कैसा रहा? क्योंकि ये एक पॉइंट था शायद आपके करियर में एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम अ प्लेयर टू नॉट अ रेगुलर प्लेयर एंड देन अ जॉब। सो वो एक ट्रांजिशन कैसा था? अ, खेलना तो चाहता था मैं, एज ए मतलब पूरी तरह से खेलना चाहता था, लेकिन वही फिर जॉब का जो पोस्टिंग था वो मुझे थोड़ा सिटी से दूर दूर मिल गया था मुझे। तो शुरुआती दिनों में मैं अहमदाबाद में, मेरा प्रैक्टिस तो नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ से जो 2-3 घंटे पे एक सिटी था मेहसाना करके, वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है जहाँ के प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ के कोच को मेरा गेम काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मतलब उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ही तू शिफ्ट हो जा। तो मैं वहाँ से फिर जॉब के लिए अप डाउन करता था। सुबह 4:30 की ट्रेन पकड़ के आना, और फिर 8 बजे, जैसे 3 घंटे जैसा दूर था, तो 8 बजे से मेरा ऑफिस होता था, तो 8 से मैं 4 ऑफिस में बैठता था, फिर 5 बजे की ट्रेन पकड़ के फिर 7:30 8 o'clock तक वहाँ पे जाके फिर 2-3 घंटा मैं खेलता था। फिर रात को 2 4-5 घंटे जैसे नींद मिलती थी, फिर सुबह 4:30 का ट्रेन पकड़ के मैं निकलता था। तो ऐसा 4-5 महीने तो किया मैंने, लेकिन बाद में मैं भी थक गया, मुझे रेस्ट नहीं मिलता था, फिर मेरा पेन भी बढ़ गया। तो फिर उसी में मेरा जो अ, हम लोग उस साल गुजरात स्टेट्स में बहुत अच्छा खेले, गुजरात स्टेट चैंपियन भी बन गया मैं डबल्स में। तो हम लोग वेस्ट जोन भी जीत गए। उसी टाइम फिर सैयद मोदी के लिए फिर इंटरव्यू एक्सेप्ट हो गया, और उस टाइम भी काफी पेन था, लेकिन वो सैयद मोदी काफी बड़ा टूर्नामेंट था, तो मैं वही पेन किलर खा के खेल रहा था। लेकिन उसके बाद तुरंत ही 6 5 6 दिनों में नेशनल्स भी था, तो वो टूर्नामेंट खेलने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं नहीं खेल सकता, तो काफी पेन बढ़ गया था, तो मुझे शायद दूसरी सर्जरी करने की जरूरत पड़ती। सो पुरुषोत्तम, जब तुम्हें जॉब लगा तब तुम्हारा स्टेट ही चेंज हो गया। तुम थाने में खेलते थे और तुम्हें गुजरात में पोस्टिंग मिली। सो वो अ, वो ट्रांजिशन कैसा था? क्योंकि मुझे याद है आपने मुझे बोला था कि आप जब रूम में थे तब आपके रैकेट और शूज पूरा किट एक दिन हाँ। चोरी हो गया था। सो हम्म। वो तभी आपको कैसा फील हुआ? हम लोग रेलवे को शुरुआती दिनों में तो हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, और रेलवे क्वार्टर्स बहुत खराब थे, जिसमें तो दरवाजे वगैरह भी ठीक नहीं थे, और बहुत गर्म होता था। बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती थी आजू बाजू के क्वार्टर्स में। बाहर के स्टेट्स के जो लोग होते थे वो बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखते थे, तो थोड़ा मतलब ड्रिंक्स वगैरह करते थे लोग वहाँ के। भले उनकी सैलरी वगैरह बहुत, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वो लोग मतलब पर्सनैलिटी उनकी डेवलप नहीं हुई थी, तो बस वही चोरी का वगैरह काफी चलता था उस रेलवे क्वार्टर्स में। तो मेरी वहां से फीडबैक चोरी हो गई थी पूरी। मैंने मेरे रेलवे क्वार्टर्स, ओ एक्चुअली तब तक मेरा बंद ही हो गया था खेलना, और वो फीडबैक जाने के बाद तो पूरी तरह से बंद हो गया। ओके। सो पुरुषोत्तम, लुकिंग बैक, अगर कुछ एक चीज अगर तुम्हें चेंज करनी हो अपने लाइफ में तो वो क्या होगी?
काफी अच्छा सवाल है। वैसे तो मैं चाहूँ तो जब मुझे इंजरी हो गई तो शायद मैं रुक जाता और तभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेता, तो शायद मेरी वो सर्जरी ना होती और ना मेरे जॉब के पीछे पड़ता, मैं फिर अच्छे से खेलता। तो वो चीज मुझे काफी याद आती है कि अगर मैं उसी टाइम फिजियो की हेल्प लेता तो मतलब मुझे जॉब की तरफ ज्यादा ना देखना पड़ता। सो रिग्रेट होता है कि खेलना छोड़ना पड़ा इंजरी के वजह से? अगर गिवन इतना जल्दी जॉब करने का नहीं सोचते? रिग्रेट तो होता है, मुझे इंजरी तो काफी पहले थी, लेकिन मैं जोश जोश में खेल रहा था। गांव के थे तो ऐसा लगता था हो गया तो क्या, दर्द हो गया तो क्या हो गया, खेल तो सकता ही हो, ऐसे मुझे लगता था। लोग तो बोलते थे कि फिजियो के पास जा या फिर एमआरआई निकाल वगैरह, लेकिन जोश था कि नहीं, मुझे टूर्नामेंट्स खेलना है, वो टूर्नामेंट सीजन था। तो फिर मैं वो सारी चीजें जो करना था वो मैंने नहीं किया और फिर टूर्नामेंट्स खेलते रह गया, उसी चक्कर में मेरा इंजरी बढ़ गया। तो वो एक चीज है जो मैं मुझे अगर पीछे जाने मिला पीछे के टाइम में तो मैं बदलना चाहूंगा उसी चीज। पुरुषोत्तम, तुमने लाइफ में मतलब हमेशा से ही बचपन से ही इतने सारे सेटबैक्स, फेलियर्स, मतलब हर पॉइंट में वो तुम्हारा डेली रूटीन था, वो सब चीजें। सो वो सब ने तुम्हें एज अ पर्सन कैसा शेप किया? लुकिंग बैक, हाउ यू फील? हाँ, उस टाइम तो हमें कुछ ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हमें बहुत परेशानी हो रही है। अभी इस टाइम अगर पीछे मुड़ के देखो तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उस टाइम पे बहुत परेशानी थी, लेकिन उस टाइम जब वो वक्त था, वहां पे हमारे हाथ में जो था उसी को पकड़ के हमें आगे बढ़ना था। तो हम लोग का बस छोटा गोल होता था कि जो अपने पास है, जो अपने सामने है, उसी को पकड़ो और आगे बढ़ो, उसी में तुम अच्छा करो और फिर आगे बढ़ो। तो जो भी अ, लोग मिले हम मुझे, सही लोग सही टाइम पे मिल गए, तो उनके सहारे मैं यहाँ तक पहुंच गया। कोई है ऐसे जो हमेशा मन में आते हैं कि शायद अगर ये लोग नहीं होते तो आज इस जगह पर ही नहीं होता मैं? हाँ, पहले तो मेरे मम्मी पापा, जो मैं इतना छोटा होने के बाद भी उन्होंने मुझे घर से घर से रहने के लिए मतलब मान गए, वो लोग घर से दूर रखने के लिए। दूसरा, क्योंकि मेरे गांव का मेरे साथ और एक बच्चा सिलेक्ट हो गया था, लेकिन उसके मम्मी पापा क्या बड़े लाड प्यार से उसको रखते थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, बच्चों को बहुत भगाते हैं वहां पे, पता नहीं खाना कैसे मिलेगा, तो उन्होंने उसको नहीं भेजा। लेकिन अभी मैं जब गाँव जाता हूँ तो उसके मम्मी पापा मुझे देख के ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने उस टाइम थोड़ा हिम्मत दिखाई होती तो आज मेरे बच्चे का भी थोड़ा करियर हो गया होता। तो शुरुआत पहले तो मेरे मम्मी पापा, फिर जो मेरे स्कूल के जो टीचर है, जिन्होंने मुझे सुबह इतना ट्रेनिंग लेके उस प्रबोधनी के सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर किया, और उनका भी बहुत महत्व है मेरे मतलब मेरे इस जर्नी में। फिर जब मैं थाना एकेडमी आया तो पूरा थाना एकेडमी का पूरा कोचिंग स्टाफ और पेरेंट्स भी काफी हेल्प करते थे। मुझे याद है, अथर्व शिंदे करके प्लेयर था, उनके पापा अनिल शिंदे, वो हमको हर सैटरडे फ्रूट्स लेके आते थे। हम लोग हॉस्टल में रहते तो हमको काफी चीजें थी जो नहीं मिलती, तो उनको फ्रूट्स वगैरह लेके आते थे। तो जब सैटरडे आता था तो ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग घर से दूर है। हम्म। तो वो भी पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थाना एकेडमी के वार्ड सर है, मयूर सर है, निखिल कोलटकर दादा, फिर स्वामी सर, बास्ते सर, उन्होंने हमें काफी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। वंडरफुल। सो ये जो आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, जो एक थोड़ा-सा कहीं रिग्रेट है मन में कि शायद प्लेइंग करियर उतना एक्सटेंड नहीं हो पाया। क्या यही वो चीज़ था जो आपको जॉब छोड़ के कोचिंग में आने के लिए मजबूर हुआ? हाँ, यहाँ पे जब कोचिंग के लिए जब मुझे बोला गया, तो जब ये क्लब ऑनर्स का जो विजन था कि मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में से प्लेयर्स बड़े लेवल पे खेलने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो नहीं कर पाया वो मैं मेरे स्टूडेंट से करवा सकता हूँ। तो बस उसी के लिए मैंने सेवन स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन की है, जो आनंद में है, सो आप गुजरात के आनंद में। क्या सो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है, आई वुड लाइक टू शेयर दोज़ फ़ोटोज़।
Uh, हाँ give me few minutes. I'll just share it. So it's a wonderful place, everyone. So that's the reason I'm sharing it. Very very rare to find such places. So yeah. So पुरुषोत्तम मुझे बता पाओगे, आप देख पा रहे हो? हाँ हाँ. हाँ, यही यही सो एकेडमी जहाँ पे ये मैं। है इसकी एकेडमी जहाँ पे ही इज द चीफ कोच. दिस इज द 7th स्पोर्ट्स एकेडमी इन आनंद, गुजरात. सो पुरुषोत्तम, टेल अस कितने कोच है और यहाँ पे आपका एज अ कोच आपका क्या शेड्यूल होता है? यहाँ पे तो छह छह वुडन कोर्ट्स है और बाकी सारी फैसिलिटीज है, जैसे स्विमिंग पूल, जिम हो गया, बड़ा ग्राउंड है, बड़ा मतलब पूरा सेटअप है जो एक प्लेयर को चाहिए बड़े लेवल पे जाने के लिए। और यहाँ का हमारा शेड्यूल तो 4:30 मॉर्निंग 4:30 से शुरू होता है। फोर ओके. थर्टी टू 4:30 टू 8:30, और फिर इवनिंग में 4 o'clock से 7:30 8 o'clock तक। ओके. वंडरफुल. तो पुरुषोत्तम, कभी ऐसा लगता है कि जो फैसिलिटीज से तुम आए हो, वही सब फैसिलिटीज आज अगर कोई बच्चा सेम सिचुएशन से आता है तो उसे भी वही चीजें प्रोवाइड की जाए, क्या ये आपके एक विजन का पार्ट है? अ, मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि तुम ऐसे मत बोलो कि मुझे तो यही रैकेट चाहिए, मुझे तो यही शटल चाहिए। तुम अगर बहुत बड़े लेवल पे गए तो ये सारी चीजें मायने रखती है कि एकदम महंगा रैकेट हो गया, वो रैकेट का वजन इतना है, मतलब शटले है वो है। अभी जब जब तुम जब तक स्टेट चैंपियन ना बनो तब तक तो ये सारी चीजों का डिमांड मत करना, ऐसे मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया है। पुरुषोत्तम, आपने इतने साल खेला है गेम, सो कोई एक चीज जो ऐसे लगती है कि ये स्पोर्ट्स ने मुझे ऐसा बनाया है और आप चाहते हो कि और भी प्लेयर्स स्पोर्ट्स, और भी जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स टेकअप करे जस्ट टू बी अ बेटर पर्सन? यस, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती है, फाइटिंग स्पिरिट सिखाती है। और क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो हर ट्रेनिंग के सेट में एक अलग गोल होता है कि नहीं मुझे अभी और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। जब अपने साथ में जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो अगर थोड़ा जोश में करता है तो उससे भी हमको जो और जोश में करने की इच्छा होती है। तो वही है कि एक फाइटिंग स्पिरिट भी उससे डेवलप होता है, डिसिप्लिन भी होती है। फिर अ, और भी है जो मतलब फिट भी होते हैं हम लोग। और बस स्पोर्ट्स तो बहुत मायने रखता है लाइफ में। So Purushottam, एक second, I'll just request everyone to, if you want to ask Purushottam anything, it can be a question, it can be anything. You can just put it in the chat box. In the meantime, we'll continue our conversation. You can put your questions, or if you want to ask any specific thing to Purushottam, you can just put it in the chat box. I'll forward it to him. Yeah. So Purushottam, हम दोनों, आप मेरे पार्टनर रह चुके हो यस। 2-3 साल, हम दोनों ने हाँ, डबल्स खेला हुआ है, तो अ, आज अगर उस चीज को आप देखते हो पीछे जाके कि आपने मतलब हर एक प्लेयर से या हर एक फेज से आपके लाइफ में जो भी सीखा है, तो लुकिंग बैक हाउ यू फील, हाउ एवरी फेज हैज शेप्ड यू? अ, क्योंकि मुझे काफी। याद है, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मुझे याद है कि आपने मुझे बहुत बार बोला है कि हम जब खेलते थे, शायद मुझे डबल्स उतना पता नहीं था कि कैसे खेलना है, यस, बट तो हर एक फेज से मैं सीखते गया। तो वो यस। चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लाइफ में? जब जूनियर होते हैं तो जब सीनियर प्लेयर से हमको काफी सारी चीजें सीखनी मिलती है। जैसे मैं जूनियर था, 3 से मैं जूनियर था तो मुझे काफी सारी चीजें पता नहीं होती थी। मुझे तो बस इतना मतलब गेम का इतना साइंस नहीं था। तो डबल्स के टाइम पे श्री से मुझे काफी सारी चीजें सीखने मिलती थी। और और भी जो थाना एकेडमी के जो सीनियर प्लेयर्स है उनसे भी मैंने काफी सीखा है गेम के लिए। बैडमिंटन में आगे मतलब एकदम जो एडवांस टेक्निक है वो सारे सीनियर प्लेयर से ही सीखा है। Purushottam, given a chance, if I tell you, if you have to say something to your younger self, आप क्या बोलोगे? अगर एक 10 साल के पुरुषोत्तम से आपको बात करनी हो आज, तो आप उसे क्या बोलोगे? हम्म,
मेरे घर की सिचुएशन तो बहुत मतलब जो गांव के बच्चे होते हैं, जो गांव में मेन गांव में रहते थे, उनके हिसाब से मेरे घर की मतलब हमारे जो फॉरेस्ट इलाके में जो बच्चे रहते थे उनकी सिचुएशन तो बहुत खराब थी। तो हम लोग बचपन से हमारी जो सिचुएशन है उसको जानते थे। तो मैं बस वही 10 साल के पुरुषोत्तम से कहना चाहूंगा कि तू तो जानता ही कि तेरी सिचुएशन क्या है। तो उसका दिन चलाने के लिए तेरे मम्मी पापा मेहनत करते हैं दूसरे के खेतों में। तो बस कोशिश करना जल्द से जल्द कि मतलब मम्मी पापा का जो मतलब वो तो तुझे कुछ कम नहीं होने देंगे वैसे तो, जब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तू कोशिश करना जल्द से जल्द कि उनके ऊपर का जो बोझ है तेरा वो कम हो जाए और तू खुद के पैरों पे खड़ा हो। और स्पोर्ट्स में रुचि रखना, ताकि कुछ सालों बाद तेरा प्रबोधनी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहां पे जाने के बाद बैडमिंटन गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करना, तो स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, फिर कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2020 के टाइम पे तेरा दोस्त विशल मिटकर ही तेरा इंटरव्यू लेगा, तो इतना बड़ा प्लेयर बनना कि पूरा विश्व तेरा इंटरव्यू देख सके। वंडरफुल। तो पुरुषोत्तम, आप एज अ कोच बहुत सी चीजें रोज डील करते हो, प्लेयर्स से भी डील करते हो, पेरेंट्स से भी डील करते हो, तो कोई एक चीज जो आप स्पेसिफिकली पेरेंट्स को बोलना चाहोगे कि ये चीज नहीं आप करोगे तो वो प्लेयर बहुत फ्रीली कोर्ट पे खेलेगा, सो एनी एडवाइस फॉर ऑल द पेरेंट्स? मुझे मेरा मेरे मैचेस है, मेरा बैडमिंटन देखने के लिए मेरे पेरेंट्स तो नहीं थे। तो मेरे पेरेंट्स ने तो कोई इंटरफेयर वगैरह नहीं किया। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ तो मुझे काफी एक्सपीरियंस आया है। जैसे पेरेंट्स बच्चों के कोचिंग में काफी इंटरफेयर वगैरह करते हैं। बच्चा मैच खेलता रहता है तो आधा टाइम तो पेरेंट्स को ही देखता रहता है। उसे डर होता है कि हार जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी। और बस पेरेंट्स का इंटरफेयर ज्यादा है तो एक बच्चे को स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए वो पेरेंट्स का जो इंटरफेयर है वो रोक देता है। तो उनको पूरी तरह से फ्रीली खेलने के लिए देना चाहिए, क्योंकि उसका जो कोर्ट में जो सिचुएशन है वो वही जान सकता है। हम लोग तो उसका रैकेट पकड़ के उसके स्ट्रोक्स या कोई चीज मतलब अ, उसका रैकेट पकड़ के हम लोग शटल कोर्ट में नहीं मार सकते। वो तो उसको जो सही लगेगा वो कोशिश करता है। अगर आउट भी मारता है तो उसका कोई और प्लान होता है उसके पीछे। वो मतलब ऐसे केयरलेसली तो आउट नहीं मारता है, कोई प्लान होता है उसी की वजह से वो आउट मारता है। तो बस वही कि उस बच्चों को खेलने दो अपने मन से। अगर वो टाइम पास वगैरह करता है तो वो तो उसके लिए तो कोच भी उसको डांट देता है। तो वो चीज तो पेरेंट्स तक जाती ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चा सीरियसली खेलने के बाद भी वो मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए पेरेंट्स को इतना टेंशन लेने जैसा नहीं है। वो कोशिश तो करता है और एक टाइम के बाद तो कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाएगा। Purushottam, we have a very nice message from Naidu sir. If हाय हाय। yes, so दीपक सर। yes. So he has give you blessings because he says he has also witnessed your struggles and hard work. He's very proud to see you here. That's what he's written. दीपक सर तो मुझे काफी अच्छे से याद है, क्योंकि उनका जो उनका उनका जो बच्चा था वो मतलब विशेष नायडू, तो इवन श्री के बैच का हम है सब वो। साथ में खेलते थे, हाँ, yes. हम तो बहुत छोटे थे तुमसे, तो तुम्हारे बैच का है। तो मैं मतलब काफी ध्यान से तुम सब लोगों का गिल देखता था। इवन मैं गब्बू के आंखें देख के भी डर जाता था बचपन में, पहले पहले तो। तो दीपक सर तो मुझे काफी अच्छे से याद है। अ, दीपक सर तो विशेष के लिए थाना एकेडमी में काफी टाइम नहीं होते थे। लेकिन जब थाना डिस्ट्रिक्ट का जो टूर्नामेंट होता था वहां पे वो रेफरी होते थे, तो उस टाइम 4-5 दिन उनके साथ काफी मजा आता था। और आई कैन टेल यू वो आज भी उतने ही अथॉरिटी से मुझे डांटते हैं जब मेरी कभी भी उनसे बात होती है, सो नथिंग हैज चेंज इन दोस 10 to 12 years. सो पुरुषोत्तम, कमिंग बैक, तुमने पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस दी, सो जो प्लेयर्स के लिए जो अभी खेल रहे हैं, those who are struggling or those who want to take up sports, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? बस जो जो तुम्हारे हाथ में है उसको पूरी अच्छी तरह से मेहनत मेहनत करो। और
उसी से तुम आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पास ये चीज़ नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ मैं ढूँढूँ। मैं हम हमें तो कुछ नहीं मिला था हमारे घर से,